नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद निर्मला सीतारमण देश के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया और इस बजट में इनकम टैक्स में जितना लोगों ने सोचा था उससे ज्यादा बड़ा ऐलान निर्मला सीतारमण ने किया है। इसके अलावा बजट में कृषि क्षेत्र से लेकर उद्योग, व्यापार, महिलाएं, तमाम लोगों को क्या कुछ हासिल हुआ है। बजट की हेडलाइंस आप लगातार न्यूज़ 24 पर देख रहे थे। अब हमारे खास मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेक्टर वाइज कितना सेटिस्फैक्टरी ये बजट है। हमारे साथ धीरेश कुलश्रेष्ठ अर्थशास्त्री हैं, सुनील शाह शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं, राघव चतुर्वेदी शेयर मार्केट के जानकार, डीडी गर्ग संगठन मंत्री, सर्राफा बाजार जयपुर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत डीडी गर्ग साहब आपसे करते हैं। ब्रजेश भाटी किसान नेता भी जुड़े हैं। किसानों की बहुत लंबे समय से जो मांगे थी, बजट में कितना ध्यान रखा गया। उत्तर काल में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं नौकरी पेशा लोगों को इस इनकम टैक्स में कितना फायदा हुआ है, किसान वर्ग को क्या मिला, महिलाएं कितनी खुश हुई, व्यापार और व्यापारी जो हैं सर्राफा व्यापार से लेकर और आज की तारीख में अगर हम कहें सेंसेक्स, जिस पर कल हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी, सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं डीडी गर्ग साहब आपसे। बाजार कितना संतुष्ट है सर्राफा बाजार की अगर बात करें, क्या रिएक्शन है? ऑडियो ऑन करिए प्लीज अपना। आप सबको मेरा नमस्कार। जी जी नमस्कार। अगर बजट ऑल ओवर देखे तो मेरे हिसाब से मिडिल क्लास के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और सर्राफा बाजार के लिहाज से देखे तो हमारी तो एक ही मांग थी, थोड़ा सा जीएसटी स्लैब में कम करने की, वो हमने आगे दे रखी है। अगर उसमें भी कोई थोड़ा सा करेक्शन आ जाता है, भाई 1% उसको कर देते हैं, तो उससे काफी राहत मिलेगी। बेटा वो लगाना बैटरी। जी, लेकिन अभी आपकी उम्मीद पूरी हुई नहीं है इसको लेकर, जीएसटी को लेकर अभी कुछ और आपको लगता है बजट के बाद भी कुछ उम्मीद बची हुई है? बिल्कुल साहब, बची हुई है। हम्म, आगे हमने हमारी डिमांड रखी हुई है, हमारे को मतलब वो दिया भी है। और दूसरा जो स्लैब आया है, इससे भी हमारे बाजार में फायदा मिलेगा। हम्म, जब स्लैब अच्छा है तो थोड़ा सा बाजार में परचेजिंग पावर बढ़ती है लोगों की, हम्म। उससे भी बाजार में उत्साह मिलता है। जी, निश्चित रूप से लोगों की पॉकेट मनी में अगर थोड़ी सी उसमें जगह ज्यादा बनती है तो मार्केट में तो उसका निश्चित रूप से सीधा बाजार में रिफ्लेक्शन परचेजिंग जो पावर है बढ़ जाती है, उससे काफी वो राहत मिलती आता ही है। बिल्कुल ठीक है। है, एक आकर्षण बढ़ किसान जाता है। वर्ग कितना खुश है ब्रजेश भाटी जी? किसान को तो मैडम पहले की तरह एक जो निराशा ही हाथ लगी है, ऐसा किसान के लिए कुछ भी नहीं है जिससे हम उम्मीद कर रहे थे। हमें उम्मीद थी कि जो हमारी किसान सम्मान निधि जो सरकार एक देती है, एक यही तो उम्मीद है किसान की, लेकिन वो भी नहीं बढ़ाई गई, इसलिए पिछले साल भी बजट में इसका जिक्र हुआ था और अब भी है। हमने यही सोचा था कि भाई कहीं ना कहीं किसान के लिए कुछ करेंगे, जो हमारे उपकरण है उन पर जो टैक्स लगता है वो हटाया जाएगा या हमारी फसलों के रेट बढ़ाए जाएंगे। कहीं कुछ भी इस तरह की किसान के लिए नहीं किया गया इस बजट में। किसान को निराशा हाथ लगी है। एक काम तो इन्होंने किया है कि जो कर्जा था वो और बढ़ा दिया कि किसान कर्ज में डूब के बैठा रहे। उसे कर्ज को पटाएगा कैसे किसान, ये सरकार नहीं सोच रही है। सरकार ये सोच रही है कि किसान कर्ज मुक्त ना हो, किसान कर्ज में ही डूबा रहे। तो इसलिए किसान के लिए कुछ भी इस बजट में नहीं रहा। जिस तरह मोदी जी की सरकार के तीसरी सरकार का पहला बजट था ये, जी। उसमें जिस तरह उम्मीदें की थी, जब जनवरी हम्म। 2022 में किसमें मोदी जी ने कहा था किसान की आय दुगनी हो जाएगी, हमें तो नहीं लगता कि इसमें कहीं उसका एक जिक्र तो भी किया गया। किसान असंतुष्ट है, किसान खुश नहीं है। नहीं, कुछ भी सुनील है ही नहीं शाह इसमें, शेयर खुश कहाँ से मार्केट, होंगे। सुनील शाह जी शेयर मार्केट में नमस्कार। किस तरह का? जी नमस्कार सर। देखिए, पहली बात तो मैं जरा ये जो जीएसटी के बारे में बात हो रही थी, लेट मी टेल यू, इट इज नॉट विद इन द परव्यू ऑफ यूनियन बजट। इट इज नाउ मूव टू जीएसटी काउंसिल। सो जो कुछ भी डिसीजन है वो जीएसटी काउंसिल लेती है। बजट में एक्सपेक्ट करना गलत होता था। एनीवे, दूसरी बात, जहां तक पिछली बार हमारी बात हुई थी तो मैंने बताया था तीन चीजें, जो कंजम्पशन, प्राइवेट कैपेक्स एंड एक्सपोर्ट। तो कंजम्पशन को बरोबर से एड्रेस किया गया है। आपने देखा कि 1 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स में लोगों को राहत मिली, अब वो कंजम्पशन में आएगा। और दूसरी बात यहाँ पे दिख रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंटेंट वेरी क्लियर है। काफी रैशनलाइजेशन हो रहा है, डिक्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, और उस वजह से ईज ऑफ डूइंग में अपना इंडेक्स जो है वो ऊपर आएगा। तो वो दैट विल, कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ेगा।
ये मेरा मानना है। और ईज ऑफ और जो एफडीआई इंश्योरेंस में खोल दी, यानी 75 की 100%, विच विल अट्रैक्ट मोर मनी हियर, देन देयर आर सेवरल थिंग्स। सो इंटेंट इज वेरी क्लियर दैट कंजम्पशन को जो एड्रेस करना था वो किया है, एंड बाय वे ऑफ कंजम्पशन अदर थिंग्स विल आल्सो फॉल इन प्लेस। तो मेरे ख्याल से मार्केट की मूवमेंट आज बहुत ही चौपी रही है, लेकिन सही पिक्चर मैं मानता हूं मंडे के बाद उभर के आएगा मेरे हिसाब से। इफ आई लुक एट फ्रॉम द कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, द बजट इज वेरी गुड एंड अंडर द सर्कमस्टांसिस काफी अच्छा बैलेंस किया है सोशल स्पेंडिंग। और जहां तक पब्लिक कैपेक्स का मैंने बात की थी, वो 11 लाख करोड़, पिछले साल से 1 लाख करोड़ शायद ज्यादा है, तो वो भी पॉजिटिव रहेगा ओवरऑल इकोनॉमी। So I can जी speak only for capital market, and capital market का अगर मैं देखूं तो ये बजट अच्छा रहा है। जी, हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनकम टैक्स स्लैब को लेकर, और राघव चतुर्वेदी जी, सबसे बड़ा सवाल आम आदमी से जुड़ा हुआ यही था कि इस बजट आम आदमी को क्या कुछ मिलता है? उम्मीद से ज्यादा दिया गया है निर्मला सीतारमन की तरफ से? निश्चित तौर से धन्यवाद मैडम, मुझे एक बार फिर ये मौका देने के लिए। और जैसा कि पिछले लंबे समय से आप सेशंस कर रही हैं, 10 लाख रुपए की तो अरविंद केजरीवाल जी ने उम्मीद लगाई थी दिल्ली में, जो उन्होंने बजट के लिए घोषणाएं मांगी थी, उससे भी ज्यादा जाके 12 लाख रुपए सरकार ने किया। और निश्चित तौर से ये आशा से ज्यादा है। मतलब लोगों को ये उम्मीद तो थी कि बढ़ेगा और 10 लाख रुपए तक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद थी, लेकिन सरकार का पूरा इंटेंट जो है वो ये प्रदर्शित करने के लिए था कि नहीं, हम आपकी चिंताओं से भी ज्यादा चिंतित हैं। और उसको 12 लाख रुपए कर देना अपने आप में एक बड़ा मूव है। देश की अधिकतर आबादी मध्यम वर्गीय है, और मुझे लगता है कि इस 12 लाख रुपए की डेफिनेशन में बहुतायत में लोग शामिल हो जाएंगे। ऐसे लोग जो टैक्स से चिंतित रहते थे, जब ऐसे लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी तो ये जो पैसा इनके हाथ में रहेगा और वो जब खर्च करेंगे मार्केट में, तो मार्केट को ग्रोथ मिलनी ही है, जिससे सरकार को भी। शेयर मार्केट का जैसे सर बता रहे थे, निश्चित बात है, पिछली बार भी हमने चर्चा की कि सेम डे जो है मार्केट उतना अच्छे तरीके से उसको इंटरप्रिटेट करके रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता फिगर्स में, उसमें कुछ समय लगता है। तो मंडे और नेक्स्ट वीक जो है वो निश्चित तौर से मार्केट एक अच्छी दिशा में सेटल होकर ये बताएगा कि सरकार ने जो इतना बड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू को जो सरकार ने छोड़ा है सिर्फ इसलिए कि भाई एक्सपांड बड़े लोगों को टैक्स में राहत मिले, उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट देगा। और निश्चित बात है कि सब लोगों को आशा से ज्यादा मिला। जी, उम्मीद से ज्यादा मिला है। प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ, बतौर अर्थशास्त्री, आप पूरे देश पर अगर नजर डालें, आपने मिली जुला रिएक्शन देखा है। यहाँ पर किसान वर्ग खुश नहीं है, महिला रिप्रेजेंटेटिव भी हमारी कोशिश थी कि इस प्रोग्राम में हो। डॉक्टर अलका गौड़ अक्सर जुड़ती हैं, और भी इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनसे हम कोशिश करते हैं रिएक्शन लेने की, लेकिन आज महिलाओं का रेशियो अनुपात जो है वो नहीं है, इसलिए मुझे उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। साथ साथ आप सब लोगों से महिलाओं का पक्ष जानते हुए, प्रोफेसर साहब, कुल मिलाकर जो बजट है वो किस रूप में आप देख पा रहे हैं कि मतलब सरकार ने क्या सोचकर इस बजट को रखा है? जी मीना जी, बहुत बहुत नमस्कार, और सभी को बजट जो आया है 2025 का, इसकी शुभकामनाएं। देखिए, अगर मैं इसको एक नज़र में देखूं अर्थशास्त्री के रूप में, तो इसके जो मूलभूत विकास के जो इंजन हैं वो 4 पायदान हैं। इसमें कृषि को भी इन्होंने लिया है, कृषि अलाइड को लिया है दरअसल, लेकिन वो एक पायदान है। दूसरा एमएसएमई सेक्टर को लिया है, तीसरा निवेश को लिया है और निर्यात को लिया है। उसके अलावा इन्होंने ईंधन सुधार की बात की है, और सबसे बड़ी बात जो की है वो ये कर रहे हैं कि जो आम आदमी है, जो 12 लाख वाली जो राघव की बात कर रहे थे, उसका जो किसी को उम्मीद नहीं थी कि एकदम 12 लाख से 7 से सीधा जंप करके, अगर मैं इसको पीछे अगर देखूं तो 2014 में 2.5 लाख था, 19 में 5 लाख हुआ, 23 में 7 लाख हुआ, और 2025 में सीधा 12 लाख। यानी कि 23 और 19 का जोड़ दें तो 5 + 7 = 12 लाख होता है। तो सीधा का सीधा 12 लाख पे एकदम, और उसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन जुड़ना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का है, तो 12,75,000 की आय पर कोई भी इनकम टैक्स ना होना। आज जो आपके जो न्यूज़ बोर्ड के जो दर्शक हैं, उनके लिए ये मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा स्टेप है अब तक की जो है ना बजट की प्रक्रिया में भारत में। दूसरी बात, भारत के अंदर इस वक्त जो 100 जिलों को शामिल किया इन्होंने, उसमें
शामिल करते हुए 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि जिला विकास कार्यक्रम के तहत केसीसी के माध्यम से, क्योंकि केसीसी पहले 3 लाख तक था, जो 5 लाख तक की ऋण में वृद्धि का अनुमान, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ और जो उनका कैपिटल की प्रॉब्लम होती थी, करेंट कैपिटल की, तो उसमें जो है ना उनको उसमें 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे, डेयरी किसान, अल्पकालिक जो ऋण होता था उनका, उसमें मुझे लगता है कि उसका लाभ है निश्चित रूप से। और राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, जैसे कि उनका भी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की भी बात की है। और बिहार में सबसे ज्यादा देखिए, बिहार की आज बल्ले बल्ले है बजट में। बिहार में मखाना बोर्ड, उत्पादन प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन में सुधार लाना, एफपीओ का गठन, और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, बिहार में आईआईटी को बढ़ोतरी देना, प्लस बिहार में जो है ना कोसी नदी का के साथ जी भी उन्होंने जो जी। है ना तो बजट में सिंचाई पे एक ध्यान बात तो प्रोफेसर साहब, एक बात तो साफ है कि बिहार को अहमियत देकर सरकार ने अपने गठबंधन, अपने सहयोगी को तो खुश कर दिया है, साथ ही बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने की तैयारी जो है उस श्रृंखला में भी एक तरह से एक कदम सरकार ने रखा है। लेकिन अगर महिलाओं पर नजर डालें, महिलाओं के लिए इस बजट में क्या कुछ खास नजर आ रहा है आपको, प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ? देखिए क्या है, महिलाओं के लिए इन्होंने जो है ना एमएसएमई सेक्टर में क्या किया है मैम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत 10 लाख कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए इन्होंने लक्ष्य रखा है। और पहली बार इन्होंने क्या किया है, उद्यमियों में महिलाओं के लिए, खासतौर पर महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सहित 5 लाख पहली बार उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी, जो कि 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक के ऋण देने का प्रावधान इसमें रखा गया है आज के बजट में। तो ये महिलाओं के लिए है। प्लस अगर मैं थोड़ा सा और इसको लाइटर मूड में कहूँ, तो ये है कि महिलाओं के लिए जो चमड़े से बनने वाले बैग्स हैं या छोटे छोटे सामान हैं, उन पे प्रोडक्शन जो है ना फुटवियर और लेदर के जो क्षेत्र हैं उनके प्रोडक्ट स्कीम पर 22 लाख व्यक्तियों को ऐसा ये बता रहे हैं कि महिलाओं को रोजगार देंगे। उसमें 22 लाख के साथ साथ मतलब महिला है पुरुष दोनों हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर इनका जोर है। प्लस 4 लाख करोड़ का टर्नओवर और 1.1 लाख करोड़ के निर्यात के लिए इन्होंने खिलौना उद्योग को भी बढ़ावा दिया है, जो मेक इन इंडिया के तहत होगा। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता दी है, हैंडीक्राफ्ट के लिए सहायता दी है। एमएसएमई में पहले गारंटी जो ऋण की थी करोड़ रुपए में, 5 करोड़ थी, उसको संशोधन करके 10 करोड़ जस्ट डबल कर दिया है। स्टार्टअप जो 10 करोड़ का था वो 20 करोड़ तक कर दिया है। निर्यातक एमएसएमई जो है ना 20 करोड़ रुपए तक की थी, वो सार्वजनिक ऋण के तहत जो है ना 20 करोड़ तक उसको ले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं इसको संक्षिप्त में कहूं तो यह है कि जीवंत और गतिशील एमएसएमई को इन्होंने इंजेक्शन दिया है। जैसा कि मेरे पहले वाले वक्तव्य में मैं कहता था कि इकोनॉमी में इंजेक्शन देने की आवश्यकता है, और उसमें सबसे ज्यादा जो इन्होंने दिया है वो मांग वाली जो नौकरी है, खासतौर पर नौकरी पेशा वर्ग है जो डायरेक्ट टैक्स में आता था, उसको इन्होंने बहुत बड़ी राहत दी है। इससे निश्चित रूप से मार्केट में सुधार होगा, लोगों के पास पैसे होंगे, और फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए देखिए अभी ये अगर हम कल का इकोनॉमिक सर्वे देखें और आज का बजट देखें, तो कल का जो इकोनॉमिक सर्वे था वो आज के बजट का दर्पण के रूप में दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि खाद्यान्न जो है ना किसान भाइयों ने हमारे जो खपत की खरीद की जो फसलें हैं वो आने वाले समय में ज्यादा होने की संभावना है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक नए तरीके से उस वर्ग को एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर को इन्होंने जो है ना मजबूती प्रदान करने की जो है ना इसमें प्रावधान जी कोशिश की है, लेकिन किसान वर्ग खुश नहीं है। ब्रजेश भाटी जी ने साफ साफ कहा है किसानों को निराशा मिली है। सुनील शाह जी, एक बात ये कि मार्केट से जो एक्सपेक्टेशन थी बजट के बाद, अक्सर हम देखते हैं, मैं पिछले लंबे समय से बजट पर शोज करती हूँ, बजट पर रिएक्शंस देखती हूँ, अक्सर बजट पर वही रिएक्शन आते हैं जो आज भी हम सुन रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। लेकिन इस बेहतरीन बजट के साथ मार्केट का जो रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, क्या यही था सुनील शाह जी? मैं मार्केट के लिए, बिकॉज मार्केट्स आर अनप्रेडिक्टेबल, द रीजन बिंग देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर ड्राइविंग द मार्केट, ड्राइविंग करते हैं। अब जैसे कि लोगों को लगा था, काफी ऐसा मुझे महसूस हो रहा है जिस हिसाब से सर्टन सेक्टर जैसे कि डिफेंस, पावर, रेलवेज, वो सेक्टर्स के शेयर्स में हमने देखा कि काफी करेक्शन आ रहा है। तो बिल्टअप वहां हुआ था, और उस वजह से जो इंफ्रा रिलेटेड जो हेवी वेट्स थे, इंडिसेस में जो हेवी वेट्स होते हैं
वो सेक्टर्स को जाहिर है कि यहाँ पे कोई खास अनाउंसमेंट नहीं आया, इसलिए उसमें जो बिल्टअप पोजीशन हुई थी वो अनवाइंड हो रही है, और उस वजह से देर इज अ प्रेशर ऑन इंडिसेस, बेंचमार्क इंडिसेस की मैं बात करूं। बट अगर आप कंजम्पशन के स्टॉक थीम वाले स्टॉक्स देखो तो हर एक चीज 5%, 6%, 7% या 8% से ऊपर है। ओवरऑल यस, आज की जो मैं बोलूंगा वॉलेटिलिटी मूवमेंट जो दिख रही है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, एंड वंस द सिचुएशन इज नॉर्मलाइज, जो मैंने कहा कि कमिंग वीक में दिखेगा, और फिर जाके मैं ये मानता हूं दिस विल गिव मच नीडेड इम्पेटस टू कंजम्पशन, एंड कंजम्पशन वाज द इश्यू विच वाज वरिंग एवरीबॉडी, क्योंकि ग्रोथ अर्निंग में नहीं दिख रही थी। अब जब ये एड्रेस हो गया, जैसे कि 1 लाख करोड़ रेवेन्यू पे उसका इम्पैक्ट आएगा, तो ये 1 लाख करोड़ लोगों के हाथ में आएगा, और वो 1 लाख करोड़ एक साल में क्या कर सकता है, आई मीन इट इज एनीबॉडीज गेस। आप उस वजह से मैं मानता हूं कि यस, जो शॉर्ट टर्म में नहीं बोल सकता हूं कि मार्केट कैसे बिहेव करेगी, क्योंकि मार्केट है इट्स ओन लॉजिक, जरा सप्लाई जी डिमांड इश्यू हो सकता है। जी तो ये आज का नंबर्स मत देखो, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। जी बट आने जी वाले जी दिनों में हमने देखा पिछले बजट के बाद भी, जहां पे मार्केट के लिए एकदम नेगेटिव था, जहां कैपिटल गेन बढ़ाया गया था लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, येट ओवरऑल क्योंकि मैक्रो लेवल पे ये उन्होंने 10 लाख करोड़ कैपेक्स और ये सब जो अनाउंसमेंट किए, और वो जो इम्पैक्ट आया अर्निंग के ऊपर, उस वजह से मार्केट आपने देखा पिछले बजट से ये बजट तक चला। तो यही चीज आगे चल के मैं समझता हूँ 1 साल में देखने को, ये मेरी जी उम्मीद है। जी उम्मीद पर दुनिया कायम है। सेंसेक्स तो खास करके पूरा का पूरा खेल ही जो है वो एक्सपेक्टेशन का है। अब जब क्योंकि बजट से जो एक्सपेक्टेशन थी और उसके बाद मार्केट से जो एक्सपेक्टेशन थी, दोनों में डीडी गर्ग साहब एक विरोधाभास दिख रहा है आपको। मार्केट में आप बैठते हैं, हालांकि मार्केट आपका अलग है और सुनील शाह जी जिससे संबंध रखते हैं और जिसकी हम चर्चा करने अलग है, लेकिन फिर भी आपके मार्केट में बैठने वाले लोग भी सेंसेक्स पर पैसा भी लगाते हैं और नजर भी रखते हैं। किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं डीडी गर्ग साहब? ऑडियो सर, ऑडियो ऑन करिए अपना। डीडी गर्ग जी, आप अपना ऑडियो ऑन करिए। हाँ हाँ साहब, ऐसा है जैसा कि सुनील शाह जी ने बताया ना कि चर्चा में सेम वही बातें हैं। मतलब कंजम्पशन पे जो इन्होंने छूट दी है, मतलब वो एक तरीके से छूट ही है, जो अपने स्लैब बढ़ाया कराया है। तो ऑल ओवर क्या है कि एक दिन में कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, ऑल ओवर सबको पॉजिटिव ही लग रहा है। अभी तक जितनी भी चर्चाएं हुई आज सुबह से, उसमें सबके हिसाब से ऑल ओवर बहुत अच्छा बजट है, पॉजिटिव बजट है। मिडिल क्लास के हिसाब से देखा जाए और देखा जाए तो अच्छा बजट है, क्योंकि स्लैब बढ़ना भी अपने आप में काफी है। जैसे कि हम सराफा मार्केट में देखते हैं, हमारे स्किल डेवलपमेंट वगैरह में भी काफी कुछ दिया है बीच में। अभी जी पिछले बजट में इसमें काफी मतलब अच्छा दिया है। जी मतलब अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो अच्छा वर्क हुआ है। एक देश में जो जो स्कीमें आई हैं उसके हिसाब से इन्होंने बीच में ये अपने ड्यूटी घटाई है, तो उससे भी मतलब ब्लैक मार्केटिंग खत्म हुई है और हुई है, बी का माल आना बंद हो गया, सब काम अच्छा हो रहा है। मतलब जी लोग हर ब्रिजेश तरह से भाटी जी, ब्रिजेश भाटी जी, सबको अच्छा अच्छा लग रहा है सिवाय आपके। नहीं, मैं अच्छा इसको ऐसे नहीं बता सकता ना डॉक्टर मीना, कोई इसमें जो किसान के लिए कुछ है ही नहीं, मैं पहले बता चुका हूं। मुझे ये बता दें आपकी, आप कुछ भी मत करते, मैं मान रहा हूं कि सरकार सबको अच्छा अच्छा कर रही है, सबको अच्छा दिया, मैं मानता हूं अच्छा होना भी चाहिए इस देश के नागरिक होने के नाते। लेकिन आप जो हमारी सम्मान निधि है उसको आप बढ़ा देते, आप एमएसपी लागू नहीं करते, आप आय दोगुनी मत करते, आप जितने उपकरण पे छूट मत देते। आपने किया क्या किसान को? मतलब जो हमारी ये जो कर्ज की नीति है 3 लाख से 5 लाख और बढ़ा दी, ये उपकार कर दिया किसान पे? या फिर जो बिहार में चुनाव है, बिहार में आपको सरकार बनानी है, तो सब चीजें बिहार के किसान को पहले आपने खत्म कर रखा है। आप क्या वहां पर मखाने की स्टॉक की बात कर रहे हैं? वहां की खेती को तो आपने खत्म कर दिया, और आप बात कर रहे हैं कि बिहार में हम ये कर रहे हैं। आप सिर्फ राजनीतिक चश्मे से बिहार को देख रहे हैं, उससे आपके देश के किसान का कोई मतलब नहीं है। निर्मला सीतारमन को, देश के प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी यहाँ सरकार बनाने के लिए बिहार में कर रहे हैं। आप करते देश के किसान का भला, हम धन्यवाद देते।
आप धन्यवाद कोई बात इसमें की नहीं है कि किसान जी मतलब कर्जा ले, कर्जा को फिर किसान ना पटा पाए तो आत्महत्या कर ले, इसके लिए किसान ये बजट लाएगी सरकार। जी जी। तो किसान इतने ज्यादा निराश है। राघव चतुर्वेदी जी, ये जो स्क्रीन पर हम स्लैब देख रहे हैं कि भाई इनकम टैक्स में किसको कितनी राहत मिलेगी, तो जरा आम आदमी की भाषा में समझाइए कि उसकी सैलरी से अब इसमें कितनी बचत बढ़ रही है। मैम, सैलरीड और नॉन सैलरीड दो तरीके की इनकम को अलग अलग कर सकते हैं। सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नॉन सैलरीड एम्प्लॉइज या बिजनेस और अदर सोर्सेज से जो इनकम कमा रहे हैं उनको 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक कंफ्यूजन लोगों के बीच में पैदा हो रहा है कि भाई जब 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है तो ये 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 क्या है। तो उसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि बेसिकली ये स्लैब रेट है, और जो 12 लाख रुपए से ऊपर टैक्स, 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लग रहा है, वो सेक्शन 87A की रिबेट की वजह से हो रहा है। एक अलग से सेक्शन है जो 12 लाख रुपए तक जब भी टैक्स आएगा तो वो सेक्शन अपनी रिबेट से उसको सेट ऑफ कर देगा। कहने का आशय ये हुआ कि 12 लाख रुपए से कम या 12 लाख रुपए तक अगर आपकी आय है तो टैक्स तो आपका 4 लाख से कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। 4 से 8 पे आप 5% करके 20,000 रुपए देंगे, 8 से 12 पे भी आप टैक्स देंगे, लेकिन जब वो टैक्स लेने की बारी आएगी तब सेक्शन 87 ये बोलेगा कि भाई इतनी रिबेट दी हुई है और इसकी वजह से जो है वो आपको टैक्स देना होगा। अगर ये स्लैब की बजाय, अभी हालांकि 87 की रिबेट के संबंध में उन्होंने कोई जानकारी ऑफिशियली नहीं की है, तो लेकिन ये टैक्स को 12 लाख रुपए तक बचाया जाएगा। अगर सपोज किसी व्यक्ति की इनकम 15 लाख रुपए है तो वहां पे उसको 4 लाख रुपए से ऊपर ही टैक्स देना शुरू कर देना पड़ेगा। इसलिए दो अलग अलग स्लैब है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने मार्केट पे पूछा, सुनील शाह सर ने बहुत अच्छे से बताया कि अभी जो हो रहा है वो रिवर्स बिल्डअप हो रहा है। बेसिकली मार्केट दो तरीके से अपनी तैयारियां करता है, एक फिगर्स देख के और एक न्यूज देख के या एक्सपेक्टेशन देख के। तो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर होगा इस उम्मीद से सीमेंट, स्टील और ऐसे जो बड़े हैवी वेट शेयर्स हैं उनमें लोगों ने पहले से अपनी पोजीशन ले रखी थी। लेकिन क्योंकि सरकार के डायरेक्ट कोई स्कीम्स के जो डिक्लेरेशन है वो उनकी तरफ नहीं गई, तो वहां से लोग अपनी पोजीशंस जो है वो रिवर्स ले रहे हैं। इसकी वजह से उनके शेयर्स में कमजोरी देखने को मिल रही है। वहीं क्योंकि सरकार ने एक बड़ी आय 1 लाख करोड़ रुपए का जो इकोनॉमी में पंपिंग किया है, वो पैसा लोग अपने कंज्यूमर गुड्स के लिए यूज करेंगे। तो जितने भी कंज्यूमर गुड्स के स्टॉक है वो राइज कर रहे हैं, और जब आदमी के पास पैसा बनता है तो वो सिर्फ खाने पीने की चीजों पर खर्च नहीं करेगा, वो अपना मकान भी बनवाएगा, वो सारी चीजें करेगा। तो जब अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तो उनमें जो ये हैवी वेट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शेयर्स हैं वो भी अच्छा रेस्पॉन्ड करेंगे, तो ओवरऑल शेयर मार्केट वहां से राइज करेगा। तो ये ओवरऑल सिचुएशन प्रतीत होती है। जी जी जी। सुनील शाह जी, मैं चतुर्वेदी साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा सर। ये इसमें जो सुपर रिच के ऊपर जो 4 करोड़ या 5 करोड़ के ऊपर जो उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन है कि वो वही है? सर अभी तक तो सर कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। तो जो अलग से सरचार्ज लगा करता था 50 लाख वाला, 1 करोड़ वाला, फिर 2 करोड़ वाला और फिर 5 करोड़ वाला, वो अभी तक एज इट इज रखा गया है। जी, अभी तक एज इट इज रखा गया है। अभी तक कोई अलग से सूचना अभी तक इसमें नहीं मिल पाई है। तो जो पहले एडिशनल जो सरचार्ज लगाते थे कि भाई 50 लाख से ऊपर पे 10% सरचार्ज है, 15% है, 20% है और 25% है, वो एज इट इज मेंटेन किया है, ऐसा प्रतीत होता है सर। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर इनपुट, थैंक यू। प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ, अनअपेक्षित एकदम सरप्राइजिंग भी कुछ है इस बजट में? देखिए, सरप्राइजिंगली जो सबसे ज्यादा है, एक तो टैक्स वाला ही जो स्लैब है जो 12,75,000 वाला है, ये इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे लोग। 7 लाख से सोच रहे थे 8, 9 या अंडर 10 रखेंगे। तो एक तो ये अनएक्सपेक्टेड है। दूसरा जो है ना, इन्होंने एक आंगनबाड़ी और पोषण को 2.0 से जोड़ दिया है। सबसे बड़ा बात इन्होंने किया जो सरप्राइजिंगली है, जो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम एक शुरू की है, उसमें ये क्या कर रहे हैं कि उसका डिजिटलीकरण करेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम का। और सबसे बड़ी बात क्या है, अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं शुरू कर रहे हैं, जिसमें 5 वर्षों के अंदर, आगामी 5 वर्षों के अंदर ये प्रावधान दे रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में 50,000 प्रयोगशालाएं ये स्थापित करेंगे। और इससे ज्यादा जो है ना, शिक्षा के लिए जो ये कर रहे हैं, तो ये 500 करोड़। अब अगर टोटल व्यय की बात करूं मैं, तो डेटा ये कहता है इस बजट का जो प्रमुख मदों का व्यय है वो रक्षा का सबसे ज्यादा है, 4,91,732 है ना। ग्रामीण विकास पे 2,66,817, ये करोड़ में है, करोड़ रुपए में है। गृह मंत्रालय तीसरे नंबर पर, कृषि को इन्होंने चौथे नंबर पर रखा है। कृषि
और संबंध कार्यकलाप मतलब एलाइड सेक्टर है, उसको 1,71,433 करोड़ रुपए का रखा है। फिर उसके बाद शिक्षा को रखा है 1,28,650। अब शिक्षा में उन्होंने जो सबसे बड़ी जो घोषणा की है, मुझे लगता है और सभी मेरे साथीगण भी इससे सहमत होंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेडिकल एजुकेशन की। तो चिकित्सा शिक्षा का जो विस्तार करने की बात ये कर रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य से इन्होंने 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो ये जो 10,000 करके जो 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में 75,000 सीटें तक ले जाएंगे ये, और ये जो बढ़ा रहे हैं निश्चित रूप से जो अभी जो बच्चा जो हमारा 8वें 9वें 10वें में पढ़ रहा है, वो 5 साल में जब वो नीट के लिए तैयार होगा और डॉक्टर के लिए आएगा, तो मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर लॉन्ग टर्म प्लान है। इस बजट में मैं अगर संक्षिप्त में और 2 शब्दों में कहूँ मीना जी, तो ये है कि ये अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करते हुए लॉन्ग टर्म जो है ना सरकार विजन रख रही है। क्योंकि उसका रीजन है कि भारत जो है ना विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, अगर उसको पूरा करना है तो 8% की ग्रोथ रेट मिनिमम चाहिए, जो कि नहीं है, जो 6.5 के आसपास जा रही है। अभी तो ये अभी जो उन्होंने जो डिक्लेरेशन किया है, जो अनुमान लगाया है कि 6.3 से 6. जो है ना 8% के बीच में ही रहेगी। तो ये जरूरी है कि उसको बढ़ा के उसको मेंटेन करके रख पाए, फिस्कल डेफिसिट को कम रख पाए, प्लस साथ में इन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट को कम रखा है। और एक नई चीज जो इन्होंने जोड़ दी है इस बार, मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी कहा कि जो गिग वर्कर्स हैं, यानी कि जिनके पास रोजगार का मतलब पूर्ण रोजगार नहीं है, उनको ई श्रम पोर्टल पे पंजीकरण करा के जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य की देखरेख इनकी करने के लिए कार्ड देने की एक प्रावधान किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक नई तरीके की शुरुआत है, क्योंकि गिग वर्कर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है, लाखों में है हमारे यहाँ। तो ये कुछ बातें हैं जो इसको लोक लुभावन और कह सकते हैं कि बिहार और दिल्ली के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सरकार इसको आगे बढ़ा रही है, ये अपन कह सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रत्याशित भी है, अपेक्षित भी है, और गिग वर्कर्स की बहुत लंबी डिमांड भी थी। राघव चतुर्वेदी जी कुछ बोल रहे हैं सर? बस सॉरी मैम, सर 2 कंक्लूड करूंगा। जो 2 और अच्छी चीजें मुझे लगी, एक सीनियर सिटीजन की बहुत समय से डिमांड थी कि टीडीएस, मतलब अधिकतर लोग ऐसे जो रिटायर्ड वर्कर हैं 50,000 रुपए से ज्यादा उनको ब्याज मिलता था तो उस पर टीडीएस कटने लग जाता था। अब उसको 1 लाख रुपए कर दिया है, जो एक इनफ सम है। होता यह था कि सरकारी कर्मचारी या अधिकतर ऐसे लोग जो मार्केट पे बिलीव नहीं कर पाते हैं, हर व्यक्ति सुनील शाह सर जैसा अच्छा जानकार नहीं होता मार्केट का, तो वो लोग डरते थे कि भाई मार्केट में पैसा लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि डूब जाए। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि एफडी वगैरह कहीं पे कर देते हैं, और जब 50,000 रुपए सालाना से ज्यादा का टैक्स इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर टीडीएस कट जाता था। तो इस बार सरकार ने उसको 1 लाख कर दिया, ये बड़ा काम है। और एक सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम आती थी सामान्य वर्करों को, टीडीएस के जो सेक्शन होते हैं, सपोज आपकी सैलरी देते हुए आपका एम्प्लॉयर जो टीडीएस काट रहा है, वो बेचारा व्यक्ति किन्हीं कारणों की वजह से समय पर जमा नहीं करवाया था, तो पहले क्रिमिनल ऑफेंस में डाला जाता था। मतलब अगर एग्जीक्यूट करने पर आ जाती सरकार तो उसको जेल तक हो सकती थी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उसको क्रिमिनल से बाहर निकाल लिया है, जो मेरे ख्याल से लॉजिकल भी है। भाई अगर उसने पैसे नहीं दिए तो आप उसको जेल में ना डालें। तो ये 2 बड़े काम जो है वो बहुत अच्छे लगे, जो सरकार छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी चीजें घटित होती है, मुझे अच्छे लगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि इस वित्त वर्ष में, इस वित्त बजट में निर्मला सीतारमण ने आम आदमी को खुश करने की हर संभव कोशिश की है। किसान नाराज हैं थोड़े, मार्केट में भी वो रिएक्शन नहीं है जो कि प्रत्याशित होता है, लेकिन मार्केट में रिएक्शन आएगा, 1-2 दिन का समय लगेगा। वैसे भी आज सैटरडे, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, बजट जब आता है तब, लेकिन उम्मीद करते हैं कि निर्मला सीतारमण की जो कोशिश है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमी भारत की, विकसित भारत बनाने के लिए जो प्रयास हैं, जो इस बजट में उन्होंने दिखाने की कोशिश की, और पिछले लंबे समय से बजट्स में इस बात का उनकी पुरजोर कोशिश रहती है कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कुछ कड़े कदम भी उठाए जाएं, कठोर कदम भी उठाए जाएं। तो देश को जिस बजट का लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार उस इंतजार को बहुत ही सुखद इंतजार के रूप में खत्म किया है निर्मला सीतारमण ने। न्यूज़ 24 पर आप हमारे साथ इसी तरह से देखते रहिए। देश और दुनिया की तमाम अहम जरूरी खबरें और डिस्कशंस जो हमारे पैनलिस्ट से आप सुनते हैं, उनसे आप अपनी जिंदगी में उनका जरूर लाभ उठाएं। आज अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।